हेलो गाइस, हमने आज जो पिछले बार जो वीडियो डाला था उसमें हमने थायराइड के बारे में और एंटी थायराइड ड्रग्स की इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग उसे रिवाइज करेंगे एंटी थायराइड ड्रग के बारे में। पहले तो हाइपरथायराइडिज्म तो आपको पता ही होगा। जब थायराइड हार्मोन की सेक्रेशंस बहुत ज़्यादा होने लगे, ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड होने लगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। और हाइपरथायराइडिज्म को ही हम लोग थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब ग्रेव स्टेजेस है। यहाँ पे ग्रेव स्टेजेस में क्या होते हैं? ग्रेव स्टेजेस में थायराइड हार्मोन की सेक्रेशंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपर सेक्रेशंस ऑफ थायराइड हार्मोन होगा, जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन डेवलप होगा। ठीक है, अब जो ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं हाइपरथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब ड्रग्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म आर नोन एज एंटी थायराइड ड्रग्स। मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि हम लोग हाइपरथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं उसे हम लोग एंटी थायराइड ड्रग्स बोलेंगे। ठीक है, अब एंटी थायराइड थेरेपी जो हम लोग ले रहे हैं उसकी गोल क्या है? उसकी मेनली गोल है कि जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस हो रही है या जो रिलीज हो रही है उसे हम लोग इनहिबिट करें या फिर डिक्रीज कर दें। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ एंटी थायराइड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स मैंने बताया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स अगर करा जाए तो वो 4 टाइप में है। ठीक है, फर्स्ट है थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इनहिबिटर। मतलब जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस हो रही है ना उसे इनहिबिट करना। उसमें एग्जाम्पल है प्रोपाइल थियोयूरेसिल, मेथिमाजोल एंड कार्बिमाजोल। ठीक है, देन सेकेंड वन इज द इनहिबिटर ऑफ आयोडाइड ट्रैपिंग। जो आयोडीन जो हम लोग डाइट के थ्रू लेते हैं और फॉलिकुलर सेल के द्वारा जो ट्रैपिंग हो रही थी उसे इनहिबिट करना। उसमें एग्जाम्पल है थियोसाइनेट्स एंड नाइट्रेट्स। ओके, नाउ थर्ड इज द हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटर। इसमें क्या है कि आयोडीन और आयोडाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, मतलब जो T3 एंड T4 रिलीज हो रही है ना हार्मोन से उसे इनहिबिट करता है ये। देन है थायराइड टिश्यू डिस्ट्रॉइंग एजेंट। मतलब थायराइड ग्लैंड की जो टिश्यूज है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग रेडियो एक्टिव आयोडीन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में ये 4 है: थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इनहिबिटर, इनहिबिटर ऑफ आयोडाइड ट्रैपिंग, हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटर एंड थायराइड टिश्यू डिस्ट्रॉइंग एजेंट। अब मैं इन सब ये जो 4 क्लासिफिकेशंस है ना, इन सब की मोड ऑफ मैकेनिज्म जो होगी या मोड ऑफ एक्शन जो होगा वो सबका अलग अलग है। ठीक है, अब पहले आप लोग वो याद करो, जब मैंने बताया था कि सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, सिंथेसिस, स्टोर एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन मैंने बताया था ना, जिसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व थे। पहला था ये आयोडाइड ट्रैपिंग थी, देन उसके बाद सेकेंड ऑक्सीडेशन एंड आयोडीनेशन था, थर्ड इज द कपलिंग थी, एंड फोर्थ इज द स्टोरेज एंड रिलीज, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ वन इज द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3। तो अब ये पांचों स्टेप के थ्रू जो है सिंथेसिस हो रही है किसकी? थायराइड हार्मोन की। तो जो एंटी थायराइड ड्रग्स है वो क्या करेगी? इन ये जो सीरीज में सिंथेसिस हो रही है ना, इनमें से किसी न किसी स्टेप को ही अफेक्ट करेगी। ठीक है, जो सिंथेसिस और स्टोरेज और रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन उसे मैं फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहूँगी। अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो पे आया तो उसे हेल्पफुल होगी। तो क्या थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस कैसे होती है? तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप है आयोडाइड ट्रैपिंग। जब थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस होगी जब हम लोग आयोडीन अपने डाइट में लेते हैं, ठीक है, वो आयोडाइड आयंस जो है हमारे फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा जो है कंजर्व हो जाएगी। देन उसके बाद पहले हमने अपने डाइट में आयोडाइड आयंस लिया। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड है उसकी फॉलिकुलर सेल ने उस आयोडाइड आयंस को ट्रैप कर लिया बाय एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड था ऑक्सीडेशन एंड आयोडीनेशन। अब जो आयोडाइड आयंस हमने लिया है उसे ऑक्सीडाइज करना है। तो जो आयोडाइड आयंस हमने लिया ना वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयोडीनियम आयंस में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम। ओके, देन जो थायरो आयोडो आयोडो आयोडीनियम, जो आयोडीनियम आयन जो ऑक्सीडाइज होकर बना ना वो आयोडीनियम आयन जो है वो थायरोसिन से बाइंड करेगा। ये थायरोसिन क्या है? ये थायरोसिन जो है एक रेसिड्यू है थायरोग्लोबुलिन का। तो जो आयोडीनियम आयन बना था वो टायरोसिन से बाइंड करेगा, कॉम्बाइन करेगा और दो चीज़ की फॉर्मेशन करेगी। एक है MIT, एक है DIT। MIT मतलब मोनो आयोडोथायरोसिन, जिसमें एक थायरोसिन है। ठीक है, सेकेंड वर्ड इज द डाई आयोडोथायरोसिन जिसमें कि 2 टायरोसिन है। ठीक है,
उसके बाद की प्रोसेस थी कपलिंग। कपलिंग फाइनल स्टेज था जिसमें कि एमआईटी और डीआईटी के हेल्प से हम लोग T3 और T4 का फॉर्मेशन करते थे। T3 फॉर्म होता था एक डीआईटी और एक एमआईटी से, एंड T4 फॉर्म होता था दो डीआईटी से। ठीक है। देन उसके बाद था स्टोरेज एंड रिलीज, मतलब थायरोग्लोबुलिन जिसके पास टायरोसिन है, आयोडीनेटेड टायरोसिन है, वो जो है अपने फॉलिकल्स में एमआईटी और डीआईटी के फॉर्म में जो T3 एंड T4 है उसको स्टोर कर लेती है, स्टोर करके वहीं पर रखती है। ठीक है। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की इन्फ्लुएंस होती है, मतलब किसी भी तरह से हमारे बॉडी में T3 एंड T4 की कमी हो, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में वो T3 एंड T4 की रिलीज करती है। देन उसके बाद देन लास्ट वन था कि पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3, मतलब T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट हो जाना। मोस्टली जो हार्मोन रिलीज होती है ना थायराइड ग्लैंड से, वो T4 के फॉर्म में होती है, लेकिन T4 जो है कन्वर्ट होती है T3 में इन लीवर एंड किडनी। ठीक है। और अब जो T3 है वो मोर पोटेंट है T4 से, मतलब T4 इज लेस पोटेंट देन T3। तो ये सारा स्टेप था सिंथेसिस और स्टोरेज को रिलीज में, थायराइड हार्मोन की रिलीज होने में। अब जो हम लोग एंटी थायराइड ड्रग्स पढ़ रहे थे, अब इसका जो मोड ऑफ मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तो वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट क्या है, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इनिबिटर, मतलब जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस हो रही है ना, उसे इनिबिट कर रहा है ये। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जो ड्रग्स हैं, प्रोपाइल थियोयूरेसिल, मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल, ये जो ड्रग्स है ये थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ठीक है। अब ये कैसे इनहिबिट करेगी, तो ये जो ड्रग्स है, 3 ड्रग्स यहाँ पे दे रखे हैं, तो ये जो ड्रग्स है वो थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम के साथ बाइंड करेगी, और बाइंड करके ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड जो हो रहा था उसे होने ही नहीं देगी। जब ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो आगे का प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वहाँ पे आयोडिनेशन नहीं होगा, आयोडिनेशन नहीं होगा तो टायरोसिन के साथ जो बाइंडिंग हो रही थी वो भी नहीं होंगे, बाइंडिंग नहीं होगी तो कपलिंग का प्रोसेस नहीं होगा, कपलिंग का प्रोसेस नहीं होगा तो T3 एंड T4 ही नहीं बनेंगे। ठीक है। तो मेनली ये थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इनहिबिटर क्या कर रहा है, थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम जो है ना उसके साथ बाइंड हो करके और ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड को होने नहीं दे रहा, मतलब इनहिबिट कर दे रहा। ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज द इनहिबिटर ऑफ आयोडाइड ट्रैपिंग, मतलब पहले क्या था, हम लोग पहले अपने डाइट में आयोडाइड ले रहे थे, देन हमारे फॉलिकुलर सेल्स जो थी वो आयोडाइड को ट्रैप कर रही थी, जो हमारे थायराइड ग्लैंड की फॉलिकुलर सेल है वो आयोडाइड को ट्रैप कर रही थी। तो इसमें क्या होगा ना कि जो ये जो ड्रग्स हैं इनहिबिटर ऑफ आयोडाइड ट्रैपिंग, थियोसाइनेट्स, नाइट्रेट्स, ये जो ड्रग्स है ये जो है आयोडाइड की जो ट्रैपिंग हो रही है उसे इनहिबिट कर देगी। ठीक है। जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। ओके। ना फिर उसके थर्ड में था हार्मोन रिलीजिंग इनिबिटर, मतलब जो हार्मोन रिलीज हो रही है T3 T4 कैल्शियम जो रिलीज हो रही है उस रिलीज को ही इनिबिट कर देना, हार्मोन रिलीजिंग इनिबिटर। इसमें है आयोडीन, आयोडाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। देखो इसमें क्या होता है, जो आयोडाइड्स है ना, आयोडाइड्स के पास जो है पैराडॉक्सिकल इफेक्ट है। पैराडॉक्सिकल इफेक्ट क्या होता है, पैराडॉक्सिकल इफेक्ट मतलब जो इफेक्टिव काम हार्मोन्स करती है, जो आउटकम्स मेनली है उसका अपोजिट काम करना, मतलब थायराइड हार्मोन जो है नॉर्मली अपना जो काम कर रही है उसका अपोजिट काम करना वो आयोडाइड्स करती है। तो अगर हम लोग हार्मोन रिलीजिंग इनिबिटर लेते हैं तो जो थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायराइडिज्म की जो सिम्टम्स है वो 2 से 3 दिन में सबसाइड हो जाएगी। ठीक है। देन उसके बाद इस मेडिसिन की वजह से क्या होगा कि जो ग्लैंड थी, थायराइड ग्लैंड थी, वो श्रिंक करने लगेगी, मतलब विद इन 2 वीक्स में वो श्रिंक करने लगेगी। अब इसमें क्या होता है कि जब आयोडाइड्स जो है ना, आयोडाइड्स की जब हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है हमारे बॉडी में, तो आयोडाइड्स की हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जितने भी स्टेप्स थे ना सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन में या फिर रिलीज में, वो सारे स्टेप्स इनहिबिट हो जाते हैं। वो सारे स्टेप्स इनहिबिट हो जाएंगे तो T3 एंड T4 बनेंगे नहीं तो यहाँ पे हार्मोन्स की रिलीज नहीं हो पाएगी। देन फोर्थ वन था थायराइड टिश्यू डिस्ट्रॉइंग एजेंट, मतलब जो थायराइड ग्लैंड में टिश्यूज़ हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं, उसे अगर हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते तो T3 एंड T4 की स्टोरेज ही नहीं हो पाएगी, स्टोरेज नहीं होगी, बनेगी भी नहीं। तो उससे क्या होगा कि थायरोटॉक्सिकोसिस की जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आ सकती है। तो फोर्थ है थायराइड टिश्यू डिस्ट्रॉइंग एजेंट, जिसमें आती है रेडियो एक्टिव आयोडीन्स। आई आई होप इन सब की जो मोड ऑफ मैकेनिज्म है या मोड ऑफ एक्शन है वो आपको समझ में आया हो।